हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल। तो इस चैप्टर के बारे में अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे जाकर के, तो इस चैप्टर का जो सिलेबस है ना बेटा, वो काफी ज्यादा वास्ट हो चुका था। वास्ट कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते थे अर्थवॉर्म के बारे में, कॉकरोचेस के बारे में, फ्रॉग्स के बारे में। तो अब 2025, 24 या फिर 26 की बात करें तो पिछले 2 से 3 सालों के अंदर एनसीईआरटी ने इसका जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा कंसाइज कर दिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर अब केवल फ्रॉग ही रह गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवल फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि फ्रॉग क्या होता है, कौन से फाइलम से एक तरीके से बिलोंग करता है, या फिर कौन सी क्लास से है, या फिर फ्रॉग के अंदर कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं फ्रॉग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो फ्रॉग के बारे में पढ़ने से पहले आपको ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रॉग के ऑर्गन्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑर्गन क्या होते हैं। तो आपने 9th क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा। जो सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर के बनाते हैं आपके टिश्यूज को। टिश्यू जो होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं आपके ऑर्गन को, और ऑर्गन जो होते हैं मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गन सिस्टम से रिलीज होता है आपका एक इंडिविजुअल क्रिएट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ठीक है। जो सेल्स होते हैं और जो टिश्यू मिलकर के बनाते हैं उसमें काफी सारे सेल्स होते हैं। ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल कंटेनिंग इन अ टिश्यू। ठीक है, एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। टिश्यू के बाद फाइनली बनता है आपके ऑर्गन, ऑर्गन के बाद काफी सारे ऑर्गन मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो उसके बाद फाइनली एक इंडिविजुअल तैयार होता है। आप लोग देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरीके का ऑर्गन सिस्टम ही है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर गॉल ब्लैडर आता है, उसके अंदर पैंक्रियाज आती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और उसके बाद फाइनली वो एक इंडिविजुअल के अंदर लाया करता है, जिस वजह से एक इंडिविजुअल क्रिएट हुआ है। ठीक। अब उस ऑर्गन को बनाने के लिए किसी भी ऑर्गन, भले हम लार्ज इंटेस्टाइन को ले लें, भले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ले लें, तो उन्हें बनाने के लिए टिश्यूज की जरूरत पड़ी। उस टिश्यूज में आते थे काफी सारे सेल्स, एपिथेलियल सेल्स आते थे। ठीक है। और आपके कनेक्टिव टिश्यूज आते थे, बहुत सारे टिश्यूज मिला करके आपका एक ऑर्गन क्रिएट होता है, और उन्हीं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली एक इंडिविजुअल। तो उसी तरीके से एक फ्रॉग की जो बॉडी होती है मिलकर के बनी होती है। इन मल्टीसेलुलर एनिमल, फ्रॉग क्या है? एक मल्टीसेलुलर एनिमल है। बेसिक फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अ सेल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अ सेल, अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अ सेल की बात कर देंगे तो वो हमारा टिश्यू के रिगार्डिंग बात करी जा रही है। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल along with intracellular substances that perform a specific function। मतलब अगर हम एक टिश्यूज की बात करेंगे तो उसके अंदर सेम तरीके के सेल होंगे, मतलब वो सेम फंक्शन करते होंगे टिश्यूज के अंदर, कुछ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। कॉम्प्लेक्स एनिमल हैव अ 4 बेसिक टाइप ऑफ अ टिश्यू। एक कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर, फ्रॉग के बारे में जो हम बात करते हैं, तो फ्रॉग के अंदर 4 बेसिक टिश्यूज होते ही होते हैं। जब हम किसी एनिमल की भी बात करें, भले हम अर्थवॉर्म की बात करें, भले हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो उसके अंदर ये चारों होंगे ही होंगे। ये सब चीजें आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ये 4 तरीके के टिश्यूज जो होते हैं प्रेजेंट होते ही होते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद फाइनली एक इंडिविजुअल क्रिएट हुआ है। तो एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यूज। देखो, एपिथेलियल टिश्यूज कौन से होते हैं? जो सुपरफिशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे जो टिश्यूज हैं वो फाइनली एपिथेलियल टिश्यूज हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। कवर्स द बॉडी सरफेस, स्किन, एपिडर्मिस, लाइनिंग बॉडी कैविटी, हॉलो ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये एक तरीके के कॉमन फीचर्स है एपिथेलियल टिश्यूज के। उसी के बाद जब हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज की, सपोर्ट करते हैं, बाइंड टुगेदर, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट बॉडी ऑर्गन्स। बोन, cartilages, blood tendons, ligaments and fat adipose tissues are the connective tissues। मसल टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो हेल्प करते हैं मूवमेंट में एंड हीट प्रोडक्शन में एंड मूविंग सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। अटैचमेंट, अटैच टू द बोन, जो आपकी बोन होती है वो आपकी स्किन से, जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं, तो उसे अटैच किस तरीके से रहती है? आपके मसल सेल से। हॉलो ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ये 3 तरीके के मसल आते हैं मसल टिश्यूज में। एक तो बोन, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड आपके हार्ट मसल्स। चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का बेसिकली काम होता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी, आपके बेसिकली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इन सभी चीजों के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने 4 तरीके के टिश्यू के बारे में पढ़ा, कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन 4 तरीके के टिश्यूज को मिला करके फाइनली कोई भी एक ऑर्गन तैयार करा जा सकता है, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका क्रिएट होता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल। उसी तरीके से फ्रॉग बनता है, उसी तरीके से एनिमल बनता है, या फिर उसी तरीके से प्लांट बनते हैं। तो इन्हीं सब चीजों में आपके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बस प्लांट्स में जो है नर्वस नर्वस सिस्टम, या फिर हम बात करें मसल सिस्टम, ये सब नहीं होते हैं, या फिर हम बोन्स की बात करें, ये सब प्रेजेंट नहीं होते।
क्योंकि प्लांट भी क्या है, एक तरीके का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है? अभी तक हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ अ सेल। और ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू परफॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। तो एक ऑर्गन की जब हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल लंग्स एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। तो ये सभी टिश्यू से मिलकर के बने हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। एन ऑर्गन कैन बी मेड वन और मोर टाइप्स ऑफ अ टिश्यू as like a heart cells. All four basic tissues are present. Organ system. Organs, two or more organs performing common functions by their physical and the chemical interaction. Digestive tract and respiratory system. Organ system में आ गया जैसे आपका digestive system, respiratory system, peripheral coordination system, circulatory system. Morphology. The study of a form of externally visible features in animals. It refers to external appearance organ or a body part. जब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं और एनाटॉमी की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी करना, एनालाइज करना किसी भी इंडिविजुअल के, फॉर एग्जांपल कोई एनिमल हो, कोई फ्रॉग हो, या फिर कोई आर्थ्रोपोड हो, कोई एम्फीबियन हो, किसी के भी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करना कहलाता है हमारा मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी की जब बात करते हैं तब हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ अ इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर से कहने का मतलब है यहाँ पे कि उसके हार्ट के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि वो इंटरनली प्रेजेंट है, वो एक्सटर्नली तो प्रेजेंट है नहीं। उसके ब्रेन के बारे में डिस्कस करना, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में यही डिफरेंस है। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नली विजिबल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, एक्सटर्नली विजिबल, एक्सटर्नली विजिबल। और एनाटॉमी में हम डिस्कस करते हैं जो इंटरनल प्रेजेंट होते हैं लाइक हार्ट, ब्रेन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा। तो क्लियर हुआ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉग से। फ्रॉग जो होता है ये एक तरीके का एम्फीबियन है बेटा। फ्रॉग जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है रेनाटिग्रेना। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसे कौन सी क्लास में रखा गया है, तो इसका जो फाइलम होता है कॉर्डेटा। क्लास है एम्फीबियन, कैन लिव ऑन अ लैंड एंड फ्रेश वाटर बोथ। ये दोनों में एक तरीके से लिव कर सकते हैं, ये आपके वाटर में भी रह सकते हैं, या आपके लैंड्स में भी रह सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं या एक्वाटिक भी होते हैं। कॉमन इंडियन स्पीशीज रेनाटिग्रेना। रेनाटिग्रेना क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है, जो इंडिया में प्रेजेंट रहते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं है कि इंडिया के में और भी प्रजातियां प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कहने का मतलब है कि उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। प्योक्लोथॉन्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये एक तरीके कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं, या फिर हम बात करें अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं सराउंडिंग्स में जो टेम्परेचर चेंज होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। पेओक्लोथम्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो जो फ्रॉग होता है बेटा, जो फ्रॉग होता है वो एक तरीके का कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जैसे जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। इनके अपोजिट होते हैं जो आपके हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। हॉट ब्लडेड, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कैमोफ्लाज मिमिक्री, एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम द एनिमीज। ये अपने प्रीडिएटर से छिपने के लिए अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रॉग जो होते हैं इस कैटेगरी को कहते हैं, या फिर हम इस टर्म को कहते हैं कैमोफ्लाज। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीप। समर स्लीप का कहने का मतलब है कि जब फ्रॉग्स को लगता है कि कुछ ज्यादा एक्सटेंसिव कोल्ड कोल्ड आ चुका है, या फिर हम बात करें हॉट टेम्परेचर हो चुका है, तो उस वक्त आपको जो एक फ्रॉग्स वगैरह हैं ये आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जब भी फ्रॉग्स आपको तभी देखने के लिए मिलते हैं जब इनके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत ही सर्वाइवल टेम्परेचर होता है। ठीक है। जब ज्यादा हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है तो ये हाइबरनेशन या फिर एस्टिनेशन में चले जाते हैं। ये अपने आप को शेल्टर कर लेते हैं। शेल्टर इन अ डीप बरो, बरो का मतलब होता है गड्ढों में। टू प्रोटेक्ट बिल की जब हम बात करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अ एक्सट्रीम हीट। शेल्टर इन अ डीप बरोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड, जब बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और हम बात करें 10 डिग्रीज, 11 डिग्रीज और 12 डिग्रीज, इन सब टेम्परेचर पे फाइनली हाइबरनेट कर जाते हैं। और जब एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होता है, जब 42 डिग्रीज, 48 डिग्रीज, तो उस टेम्परेचर पे, या फिर 35 डिग्री, तो उस टेम्परेचर पे ये एस्टिवेशन में चलते हैं। एस्टिवेशन, तो इसलिए आप लोग देखते हो
कि जब गर्मियाँ आती हैं आज के दिनों में या फिर हम सर्दियाँ आती हैं, तो इस समय पे बिल्कुल भी आपके फ्रॉग्स वगैरह दिखाई नहीं देते हैं। वो केवल तभी दिखाई देंगे जब उनके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा ऑप्टिमाइज़ेबल टेम्परेचर होगा। मोर्फोलॉजी, जब मोर्फोलॉजी की बात करते हैं तो फ्रॉग जो होते हैं उनके एक्सटर्नल फीचर क्या होते हैं? मोर्फोलॉजी की अभी बात करें, स्किन होती है उनके बाहर, स्किन हेल्प करती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, ऑलवेज मॉइस्ट ड्यू ड्यू टू म्यूकस वगैरह, उन बहुत ही चिपचिपी होती है उनकी स्किन क्योंकि उसकी स्किन पे म्यूकस प्रेजेंट रहता है। डॉर्सल जो कलर होता है वो जनरली ऑलिव ग्रीन एंड डार्क एंड इर्रेगुलर स्पॉट, ये आप स्पॉट देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से स्पॉट रहते हैं डॉर्सल साइड, ये इसकी डॉर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है। वेंट्रली कलर पेल येलो, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है स्किन, नेवर ड्रिंक्स वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करती है, ड्रिंक कभी नहीं करती है। एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, और इसकी स्किन हेल्प करती है एक तरीके से रेस्पिरेशन में भी स्किन हेल्प करती है। रेस्पिरेशन, जब ये पानी में रहता है तब इसकी स्किन हेल्प करती है रेस्पिरेशन। बॉडी डिवीजन, बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है हेड रीजन और एक ट्रंक। ये होता है बेटा इसका हेड रीजन, यहाँ से यहाँ तक ये हेड है, और बाकी का जो यहाँ से यहाँ तक का होता है ये होता है इसका ट्रंक, ट्रंक रीजन। टेल आर एब्सेंट, नेक एंड टेल आर एब्सेंट। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई ना तो नेक है बीच में, ना ही इसकी कोई टेल। हेड फीचर्स क्या होते हैं? हेड के अंदर नॉस्ट्रल्स होते हैं, यहाँ पे तो एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं, इन्हें नॉस्ट्रल कहा जाता है, एक यहाँ पे एक दूसरी साइड पे नॉस्ट्रल्स। पेयर ऑफ प्रेजेंट अबव द माउथ, ये इसका माउथ है फाइनली, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका माउथ है। आईज बल्ज एंड कवर्ड विद द नेसिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स देम इन वाटर। मतलब आईज जो होता है उसके एक तरीके मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, उस मेम्ब्रेन को नेसिटेटिव मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो प्रोटेक्ट करती है आईज को इन वाटर। क्योंकि वाटर के अंदर आप जैसे जाते हो, जो वहाँ पे मेंढक वगैरह रहते हैं वहां पर जो बॉडी वाटर होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक की कहने का मतलब है कि उनकी, ऐसा नहीं कि उसमें एसिड होता है, एसिडिक होता है नेचर उसका, 7.5 होगा या 6.7 होगा समथिंग। टेपनम ईयर, टेम्पेनम, a membrane structure on the either side of the eyes that receive a sound signal। टेम्पेनम एक तरीके की मेम्ब्रेन है जो हेल्प करती है फ्रॉक्स को सुनने के लिए, हेयरिंग के लिए, ठीक है, एंड रिसीव द साउंड सिग्नल। जो डिफरेंट फ्रॉग्स होंगे उनसे एक तरीके से कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करती है। लोकोमोशन एंड लिम्ब, फोर लिम्ब होता है, हिंड लिम्ब होता है, फोर लिम्ब होता है आगे वाले, हिंड लिम्ब मतलब पीछे लाभे, फोर डिजिट्स होते हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, यहाँ पर भी पांच होते हैं एक तरीके से। लार्जर एंड फाइव डिजिट्स एंड हैव अ वेब डिजिट। वेब डिजिट्स होता है ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बीच में है डिजिट्स के बीच में, इसे कहा जाता है वेब्स, वेब डिजिट्स फॉर स्विमिंग, ये हेल्प करते हैं स्विमिंग के लिए। लिम्स एड इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग, मतलब बिल खोदना, जंप लगाना, वॉक करना, स्विमिंग करना, उसमें हेल्प करते हैं इनके वेब डिजिट। सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअली मतलब कैसे होते हैं डायमॉर्फिज्म, डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होते हैं। मेल फ्रॉग जो होते हैं प्रेजेंस ऑफ अ वोकल सैक, साउंड प्रोड्यूसिंग एंड कॉपुलेटरी पैड ऑन अ फर्स्ट डिजिट ऑफ अ फोर लिम्स। जब हम फर्स्ट डिजिट ऑफ अ फोर लिम्स के आते हैं, फोर लिम्स कौन से थे? आगे वाले और पीछे वाले हिंड लिम्स थे। आगे वाले जो लिम्स होते हैं उनके जो फर्स्ट डिजिट होता है उस पर इनके कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं, ये होते हैं, ये आपको कॉपुलेटरी पैड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे देखिए। ये जो है ये फाइनली जो काफी स्वेलिंग रीजन होता है इसे कहा जाता है बेटा, इसे कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड हेल्प करता है एक तरीके से जो मादा फ्रॉग होती है उसे पकड़ने के लिए। मेल फ्रॉग ऑल्सो हैविंग ना वोकल सैक, वोकल सैक का मतलब जब आप देखते हो कि जो मेल और फीमेल जब एक दूसरे को एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं या फिर हम आवाज निकालते हैं तो टर टर की जो आवाज निकलती है उसमें उनका जो वोकल सैक होता है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फूल जाता है, ये स्वेल कर जाता है जब भी टर टर की आवाज निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये होता है वोकल सैक, वोकल सैक प्रेजेंट। फीमेल फ्रॉग लैक ऑफ वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड, फीमेल में वोकल सैक नहीं होता और ना ही कॉपुलेटरी पैड्स। तो ये था मोर्फोलॉजी के बारे में। मोर्फोलॉजी में हमने डिस्कस करा बेटा, मोर्फोलॉजी में हमने डिस्कस करा स्किन के बारे में, हेड एंड ट्रंक रीजन के बारे में, हेड एंड ट्रंक रीजन के बारे में हमने पढ़ा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में, डायमॉर्फिज्म, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा। मेल फ्रॉग्स में क्या होते हैं, वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं, फीमेल फ्रॉग्स में वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। हम एनाटॉमी की बात करते हैं, वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, एनाटॉमी की बात करेंगे तो पढ़ते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और लैंड दोनों पर लाइक करते हैं। जब वो टेरेस्ट्रियल पे होते हैं तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम एक्वाटिक की बात करेंगे तो वो कैसे सांस लेंगे या फिर रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन वाटर, skin act as the aquatic respiratory organ, dissolve oxygen exchange by
डिफ्यूजन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन। ये फ्रॉग परफॉर्म करते हैं जब वो पानी में होते हैं। उनकी स्किन में से जो वाटर के अंदर डिसॉल्व गैसेस होती है लाइक ऑक्सीजन, वो डिसॉल्व हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है मेम्ब्रेन के थ्रू, स्किन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, और फाइनली वो लंग्स तक पहुंच जाती है। एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसे उन्होंने यूज करते हैं लैंड के ऊपर, बाय द पेयर ऑफ elongated and pink sac-like structure called lungs in the upper trunks or thorax. Air enter via nostrils, buccal cavity, and finally through the lungs. बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन ऑन अ लैंड। जब वो लैंड पर होते हैं तो बक्कल कैविटी का कैसे यूज करते हैं ऑन अ लैंड? यूज एज एन ऑक्सिलरी ऑर्गन। ऑक्सिलरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं। ऑक्सिलरी ऑर्गन्स की बात हम करते हैं तो बक्कल कैविटी एंड स्किन। लैंड के ऊपर बक्कल कैविटी और स्किन, बक्कल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है इसे, जब हम ऑक्सिलरी ऑर्गन की बात करते हैं। चलो यहीं से पढ़ते हैं, बाद में फाइनली स्ट्रक्चर देखेंगे। डॉर्मेंसी और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के वक्त, मतलब जब वो फाइनली एस्टिवेट हो रहे हो या फिर हाइबरनेट हो रहे हो, तो वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। द ओनली मेथड ऑफ द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द समर स्लीप एंड द हाइबरनेशन। मतलब जब वो एस्टिवेशन में होंगे, चाहे वो हाइबरनेशन में होंगे या फिर एस्टिवेशन करेंगे, तो फाइनली वो स्किन के थ्रू ही, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, उसके थ्रू ही रेस्पिरेट करेंगे। जब वो वाटर के अंदर होंगे तब भी वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेंगे। जब वो लैंड पर होंगे तब वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन और बक्कल रेस्पिरेशन, इन दोनों को फॉलो करें। तो क्लियर हुआ? तो यही सारी चीजें थी बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में फ्रॉग के। तो देखो यहाँ पर फ्रॉग जो होता है फाइनली उसके पास एक माउथ है, माउथ से फाइनली बक्कल कैविटी के जरिए या फिर नॉस्ट्रल्स के एक्सटर्नल नेड्स के नॉस्ट्रल के जरिए नेजल चैम्बर में जाती है। नेजल चैम्बर के बाद फाइनली बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ये जाती है फाइनली लंग्स में। बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट भी रखा है, एंटर वाया नॉस्ट्रल्स, बक्कल कैविटी एंड फाइनली लंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजन जो है ट्रैवल करती है एयर और फाइनली लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स के अंदर जब हम डायसेक्शन करते हैं एक फ्रॉग का तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये माउथ है बेटा, माउथ के बाद ये ट्रैकिया है, ये ऑइसोफेगस है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, लंग्स है, एंड ये लेफ्ट लंग। ये दो लंग्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपके लंग्स, इन्हीं में जाकर के फाइनली गैसेस का एक्सचेंज होता है। इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग वर्क करता है। इसमें चार तरीके के रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। पहला था वाटर के अंदर थ्रू द स्किन, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरा था लैंड पे, जिसपे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये थ्रू लंग्स होता है, बाय नॉस्ट्रल एंड बक्कल कैविटी एंड फाइनली लंग्स। जब वो लैंड पर होते हैं फाइनली वो ऑक्सिलरी ऑर्गन जैसे बक्कल कैविटी एंड स्किन दोनों का यूज करते हैं, जिसे हम बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं। डॉर्मेंसी जब स्टेट आती है एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के बाद क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का यूज करते हैं बेसिकली स्किन का, और इसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की कैटेगरी में लाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक करिए मेरी वीडियो को, शेयर करिए इसे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।